गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तो कोई होमवर्क दिया नहीं था, आज आगे कंटिन्यू करना है ना। कल हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट किया था। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने क्या क्या देख लिया था कि इसको हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट पर, वहां पर यूनिट मास रखने पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम बोलेंगे उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अगर हम यूनिट मास की जगह एम मास ला के रखते हैं किसी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स देखेंगे और फोर्स अपॉन मास कर देंगे, तो ये फोर्स ऑन यूनिट मास हो जाएगा और इसी को बोल देंगे इस पॉइंट की इंटेंसिटी। और अगर हम एम को इस साइड ले जाएं तो हम एम इंटू ई यूज करके, अगर हमें एम मास पे फोर्स निकालना है और ई पता है, तो एम इंटू ई करके फोर्स भी निकाल सकते हैं ना। अगर ई पता है तो एम इंटू ई करेंगे फोर्स निकालने के लिए, और अगर ई निकालना है तो एफ अपॉन एम करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने कल देखा था ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट मास है कैपिटल एम, और इसकी वजह से किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे हमें फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकालो कितना होना चाहिए, एक एम मास की वजह से आर डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू। हाँ, जी एम बाई आर स्क्वायर ना। कैसे निकालेंगे, हम लोग एक दूसरा पॉइंट मास लाएंगे और उसको उस पॉइंट पे रख देंगे ना। रखने के बाद हम देखेंगे उस पर फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा होगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। और फोर्स किधर लगेगा, जब हम यहाँ रख देंगे तो ये अट्रैक्ट हो रहा होगा ना, इधर को फोर्स लगेगा। तो जिधर को फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन हो जाएगा, और फोर्स अपॉन मास। मास हमेशा किससे डिवाइड करना है, जिसको लाके रखा है, इस मास को लाके रखा है इस पॉइंट पर ना, तो इसके मास से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एफ बाई एम, ई की वैल्यू आ जाएगी जी एम बाई आर स्क्वायर ना। तो ये आपको याद रखना है, जी एम बाई आर स्क्वायर हमारा एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड की वैल्यू होती है। और डायरेक्शन किधर होगा, अगर हमारा यहाँ पे कैपिटल एम वाला मास है ना, ये वाला मास हमने यहाँ रख बनाया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स मास ना, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। कोई भी पॉइंट पे देखोगे, अगर इधर पॉइंट पे देखोगे तो इधर को टूवर्ड्स मास ना, हर तरफ से वो टूवर्ड्स मास आ रहा होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन हर तरफ से वो अट्रैक्ट करेगा ना।
अब देखो यहाँ पे इसको हम डायरेक्शन दिखाते कैसे हैं, जैसे अगर m मास है और इसकी वजह से r डिस्टेंस पे अगर आपको डायरेक्शन दिखाना है, अगर m से अवे हुआ तो हम इसको r यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन दिखाते हैं, ये r वाले वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। और अगर वेक्टर इस r वेक्टर के अपोजिट हुआ तो उसको हम लोग माइनस r वेक्टर से दिखाते हैं ना। m मास से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया है तो ये r वेक्टर होगा, इधर बाहर को जा रहा होगा, इधर को कुछ हुआ तो उसको इस वाले वेक्टर को r यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, और टूवर्ड्स मास वाले यूनिट डायरेक्शन को माइनस यूनिट वेक्टर r से दिखाते हैं। तो इसके लिए अगर हमें इसको डायरेक्शन देना है तो कौन सा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, ई को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे m मास से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले रहे हो तो उसको हम इस पॉइंट को कौन से वेक्टर से दिखाते हैं। m मास है, यहाँ पे कोई पॉइंट है r डिस्टेंस पे तो उसको आप ऐसे r वेक्टर से दिखाते हो ना। m मास से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो आप उसका पोजीशन कैसे बताते हो, r वेक्टर ना। अब ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आर वेक्टर के अगर कोई डायरेक्शन बताना है तो आप आर कैप यूज करोगे, अगर कोई चीज इधर कोई है, और कोई चीज अगर अपोजिट में है तो उसके लिए माइनस आर कैप यूज करोगे ना। तो यहाँ पे ई के लिए आप क्या यूज करोगे डायरेक्शन बताने के लिए, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप। ठीक है, क्लियर है। नोट कर लो इसको। भावेश हमेशा देखो, जो हम आर पकड़ते हैं ना, जब हम एम मास से बोल रहे हैं कोई पॉइंट का पोजीशन है तो वो एम मास से जब देख रहे हैं तो सब कुछ वहां से देखेंगे, एम को एक तरह से ओरिजिन समझेंगे और वहां से ऐसे दिखाते हैं। अगर ओरिजिन क्वेश्चन में कहीं और दिया है तो वहां से बता देंगे। मेनली क्या है, आपको एम की तरफ का वेक्टर लिखना है, अब जैसा ओरिजिन जहां पे लिया उस हिसाब से बता दो। नोट हो गया। सपोज हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ r है, और हमको इसके वर्टेक्स बी पर, अबे चवन एक तो लेट हो जाते हो ऊपर से, लेट के बाद भी बोल देते हो, फिर से बताओ।
सबका टाइम वेस्ट कराते हो। जल्दी जल्दी देखो, कल हमने देखा था ई बराबर क्या होता है, F/m। अब अगर हमें एक कोई पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पे ई निकालना है, एक m मास की वजह से, तो हम यहाँ पर एक m मास ला के रखेंगे और फोर्स निकालेंगे। फोर्स कैसे निकालते हैं, G m1m2/r²। फिर जिस मास को ला के रखे हैं उसके मास से डिवाइड कर देंगे, फोर्स अपॉन मास, तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो इधर कोई बोलेंगे ई का डायरेक्शन है। और डायरेक्शन के लिए इस डायरेक्शन को हम लोग, अगर पॉइंट एम मास से बाहर को कोई वेक्टर होगा तो उसको पॉजिटिव आर कैप से दिखाएंगे, और आर वेक्टर के अपोजिट कुछ होगा तो माइनस आर कैप से। तो यहाँ पे अपोजिट में है ना, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसलिए माइनस आर कैप दिखाया है। अभी बस फॉर्मूला याद कर लो, Gm/r² होगा ना। अब यहाँ पे सपोज दो मास है mm, और इसकी वजह से पॉइंट बी पे हमें नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। आदित्य ठीक है। माइनस नहीं, प्लस में, हाँ प्लस में। देखो हमें पता है कि ए पॉइंट की वजह से बी पे कैसा होगा, इधर को जा रहा होगा ना, टूवर्ड्स मास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ऐसे सी की वजह से इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे ना, क्योंकि दोनों से जगह मास सेम रखा है और डिस्टेंस सेम है। तो मतलब दो वेक्टर हैं जो कि 90 डिग्री पर हैं। ई की वैल्यू कितनी है, Gm/r², ना दोनों से डिस्टेंस कितनी है, सेम है ना सब कुछ, तो इसलिए ई की वैल्यू सेम ली है। अब दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो उनका नेट कितना आ जाएगा, नेट निकालना होगा तो √a² + b² उसमें डाल देंगे, a² + b² + 2ab cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये √2e आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने अगर एक्सिस बताया होता है कि इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस, तो आई जे यूज करता, नहीं बताया था इसलिए मैंने डायरेक्ट उसका नेट निकाल दिया, ई की वैल्यू डाल दी ना। अगर आपने मान लिया कि इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है, तो आप ऐसे आई जे में भी बता सकते हो जैसे बता रखा है सबने ना। आई जे में आप इसको ऐसे बता देते, अगर आपने एक्सिस ले लिया तो E_i और E_j, फिर ई कॉमन करके ऐसे बता सकते हो i∠ + j∠, ई की वैल्यू डाल दोगे यहाँ से। एक्सिस अगर क्वेश्चन में दिए गए हैं तो आप यूज करो, अदरवाइज आप नेट निकाल के बता दो ना। तो इन दोनों का नेट किधर आ रहा होगा, इधर को कहीं आ रहा होगा। ठीक है, समझ आया सभी को ई निकालना। देखो इधर से कंफ्यूज नहीं हो कि इधर -r² मल्टीप्लाई किया उधर प्लस कर दिया। -r² मतलब क्या, अगर हम m मास से पॉइंट के पोजीशन को देख रहे हैं, m मास से अगर हम पोजीशन को देख रहे हैं तो इसको पॉजिटिव r वेक्टर से ऐसे दिखाते हैं, और e अपोजिट में था इसलिए हमने -r² यूज किया ना, डायरेक्शन इधर को था। अब अगर आपने इस बार इधर को पॉजिटिव एक्सिस लिया इधर को पॉजिटिव एक्सिस लिया है, तो अब जब इधर को ई है तो उसको +i से दिखाओगे। अभी हम आर वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं ना, आर वेक्टर जब कुछ नहीं दिया होता एक ही मास होता तो वहां ओरिजिन लेकर के तब हम सोचते हैं ना, बट यहाँ ओरिजिन हमने यहाँ पे लेकर के इधर एक्सिस दिखाया है, और यहाँ पे ओरिजिन हमने यहाँ पे लिया है, मास पे लिया है। ये नॉर्मल ऐसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए मैंने बताया, इसको ज्यादा
यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट मास होंगे तो हर एक बार मास पे ओरिजिन थोड़ी ले पाओगे। कई मास होंगे तो आपको कहीं और ओरिजिन लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो मास पे ही ओरिजिन लिया गया है। तो यहाँ पे इस बार यहाँ ओरिजिन लिया गया, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। अब ई का डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आई जे मल्टीप्लाई कर दो। मेन है कि आपको डायरेक्शन पता है, अब उस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है वो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों। एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई मास रखा है 2,1,0 पर, और इसके वजह से हमें किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है -1,1,5 पर। ये पॉइंट ए पे मास रखा है, पॉइंट बी पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे देखो, आपको पता है अगर हम ए से बी की तरफ देखें तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो ए बी वेक्टर होगा, और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। फील्ड यहाँ पर ऐसे होगा ना, इस डायरेक्शन में बी से ए की तरफ। तो अगर हमें इसको डायरेक्शन देना है ई को, तो कौन सा वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी कैप या बी ए कैप। ए बी कैप या बी ए कैप, बी ए कैप ना। अगर आप ए बी कैप लोगे तो उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ए बी वेक्टर बाहर को होगा ना, तो माइनस लगाओगे तो अंदर हो जाएगा, जो पीछे किया था अभी मैंने। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट बी ए कैप लगा देंगे ना, क्योंकि सबके नाम लिखे हुए हैं तो वो यूज कर देंगे बी ए है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ई का डायरेक्शन जो होगा वेक्टर फॉर्म में, जी एम बाई ए से बी तक की जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनटू, अगर हम ए बी कैप यूज करते हैं, ऐसे ए से बी क्या वेक्टर यूज करते हो तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि ए बी वेक्टर के अपोजिट में है। या फिर हम लिख सकते हैं जी एम अपॉन में ए बी का स्क्वायर बी ए कैप ना, बी से ए की तरफ का वेक्टर, दोनों एक ही चीज है ना। पीछे मैंने ये माइनस आर कैप जो लिख रहा था वो यही लिख रहा था, ए से बी वाला जो वेक्टर है उसके अपोजिट। ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बी से ए वाला वेक्टर लिख दिया। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए से बी तक की डिस्टेंस कैसे आएगी, तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 -2 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर होना है इसलिए माइनस कट जाएगा, 1 - 1 तो 0 का स्क्वायर,
और 5 माइनस 0 तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 25 √34 ना, ये बीच की डिस्टेंस आ गई ना। बी ए कैप कैसे निकालेंगे, तो बी ए वैक्टर लिखेंगे और फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे ना। बी ए कैसे लिखते हैं, बी ए इधर को हेड है ना, तो हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस ऑफ -1 तो 3 आ जाएगा। 3 आई कैप, एक्स में एक्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई में वाई का, जेड में जेड का, और सब में आई जे के मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर 1 में 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 जे का। फिर 0 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 के कैप ना। हेड में से टेल का सब्ट्रैक्ट करना है, हेड यहाँ पे ए था ना, तो हमारा वेक्टर आ गया 3 आई कैप -5 के कैप। और अगर हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, बी ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 आई कैप -5 के कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √34। जो बीच की डिस्टेंस है यही मैग्नीट्यूड है ना, आप मॉड करोगे तो वही 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें बीच की डिस्टेंस पता है, यूनिट वेक्टर पता है, यहाँ इन दोनों की वैल्यू डाल देंगे तो GM E की वैल्यू आ जाएगी ना। ये नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ फिर। तो अब वैल्यू डाल देते हैं, तो EB की वैल्यू आ जाएगी GM अपॉन में √34 का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इनटू जो बी ए यूनिट वेक्टर है ना, तो 3 आई कैप -5 के कैप अपॉन में √34। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, GM अपॉन में 34 के पावर में 3/2 आ जाएगा ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ आ जाएगा 3 आई कैप -5 के कैप ना। तो हमने बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिया इन वेक्टर फॉर्म। हमें ध्यान क्या रखना है, डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स मास होगा, तो उधर वाला यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो जो भी होगा वो आप देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और मल्टीप्लाई कर दो। अब ये करो एक प्रॉब्लम, सपोज एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इसके वजह से एंड के पास में a डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर E की वैल्यू निकालनी है।
ये वीवो करके कौन है भाई? नाम सही रखो, म्यूट रखो। नाम देखो, लोगों ने जबरदस्त रखे हैं। एक नाम रखा हुआ है 41 टाई स्नेहा सूर्यवंशी WPT। कौन है भाई ये? WPT क्या है? कॉलेज का नाम लग रहा है। कॉलेज में WPT लेकिन कौन लगाता है यार? क्या मतलब है इसका? आर्यन कुछ बताना चाह रहा है? इसमें डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है आर्यन, ये बताओ। कैलकुलस को तुम लोग समझते हो कि कुछ जादू कर देंगे, जब कुछ समझ नहीं आएगा तो बोलेंगे कैलकुलस लगा देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ सर, यू ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। यहाँ रेट ऑफ चेंज निकालना है या हर एक पॉइंट मास का ई निकाल के ऐड करना है? ऐड करना है मतलब इंटीग्रेशन करना है। हाँ, इंटीग्रेट करना है ना। तो हम देखो यहाँ पे फिर ऐसे सोचेंगे कि मान लो इस पॉइंट मास से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx मास ले लेंगे। हमने देखो अभी जो फॉर्मूला लिखा है वो किसके लिए? पॉइंट मास के लिए लिखा है ना। ना, इसका मास मान लो dm है, तो इस dm मास की वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, हाँ ना, तो यहाँ पर वो किधर को होगा? टुवर्ड्स पॉइंट मास होगा और डी होगा उसकी वैल्यू ना। और सब अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो आप सीधे उनको ऐड कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। उसको इंटीग्रेट तभी कर सकते हो जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड करना। अगर सभी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तब सीधे आप ऐड कर सकते हो उनको, अदरवाइज डायरेक्शन के साथ सोचना पड़ेगा ऐड करने में। तो अब d की वैल्यू लिख दो। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? GDM/x²। यहाँ से इस dm मास से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x, तो GM/r² लगा दिया। फिर dm की वैल्यू क्या लिखेंगे? m/l इंटू डी एक्स ना। l लेंथ का m मास है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो dx लेंथ का मास अपॉन में x²। और ऐसे हर एक d को ऐड कर लूंगा तो टोटल ही आ जाएगा ना। इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर d का इंटीग्रेशन e हो गया है ना। लिख देता हूँ अभी, d का इंटीग्रेशन e हो गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर कर देंगे, GM/l बाहर हो गया, अंदर बचेगा 1/x² और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख देंगे? पहला डीएम मास यहाँ होगा ना a डिस्टेंस पर, यहाँ से जब देखेंगे तो पहला डीएम मास a डिस्टेंस पर और लास्ट वाला डीएम मास a+l डिस्टेंस पे। तो x की लिमिट a से a+l तक होगी। तो ये हो जाएगा GM/l 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x a से a+l। तो GM/l माइनस साइन आप बाहर निकाल लो, फिर अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट, या उल्टा कर सकते हैं, माइनस कॉमन करने की जगह सीधे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे तो वही बात आ जाएगी। अगर आपको कोई को ना समझ आया हो तो आप अपनी तरीके से कर लो, लिमिट डालना आता है आपको। तो ये आ जाएगा GM/में a इंटू a+l। कैलकुलेशन कर लेना ना अब। तो ये हमारा e की वैल्यू आ गई रॉड से
ए डिस्टेंस पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? पॉइंट मास की वजह से जो ई का हमने फॉर्मूला देखा वो याद रखना है ना, कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो वो फॉर्मूला लगा लेंगे। अरे यार, कल बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, इस चक्कर में आज कुछ मजे नहीं ले रहा हूँ, आज पढ़ाने पे ही फोकस है। कल को था मेरे को फील्ड का काफी करना था, कल फील्ड तो इंट्रो ही हो पाया। ऑफलाइन शुरू होने दो, फिर आराम आराम से पढ़ाएंगे यार, चमन से बातें कर करके आराम से। एक दिन में 3 क्लास होगा, अभी शुरू में तो केमिस्ट्री की क्लास करीब थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन, क्योंकि पहले ऑनलाइन में अब फिजिक्स मैथ स्टार्ट कर दे रहे हैं। 10-15 दिन देख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन में। बाकी डेली 3 क्लास रहेगी। डेली मतलब 4 डेज वीक में 3 क्लास, जैसे अभी चलती है। 2-2 घंटे के 3 क्लास। रोज नहीं, 4 दिन रहेगा ना। केमिस्ट्री का शुरू में 10-15 दिन ऑनलाइन होगा, बाकी बाद में फिर ऑफलाइन हो जाएगा। हाँ, बाकी 2 दिन छुट्टी ही रहेगी, मतलब वो बोर्ड वगैरह की क्लासेस लगाएंगे, बट देख लेना बोर्ड का कर लेना वो। नहीं, अभी जैसे फिजिक्स मैथ तो ऑफलाइन हुआ, एक केमिस्ट्री की ऑनलाइन हो जाएगी। 10-15 दिन के बाद वो भी ऑफलाइन होगी। हाँ, वो भी पेपर भी हम लोग फिर वैसे अपना जो कंप्यूटर लैब है उधर लेंगे ना ऑफलाइन में। हाँ, दोनों होगा, दोनों होगा प्रथम, फिजिक्स और मैथ भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। पैचेज यार अभी बनाया नहीं है। बोर्ड्स का क्या चाहते हो, बोर्ड्स का ऑनलाइन रखें और बोर्ड का भी ऑफलाइन कर देते हैं? ऑनलाइन चाहते हो वो? देखते हैं, आओ फिर हम लोग डिसाइड कर लिया जाएगा। बोर्ड का तो 1-2 वीक बाद भी लगाएंगे तो चलेगा, 1-2 वीक थोड़ा तुम लोग को भी आराम मिल जाएगा, 2 दिन छुट्टियां मिल जाएंगी। हाँ, नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। आज कितनी तारीख हो गई? आज है 23। तो और सैटरडे है ना, तो नेक्स्ट वीक तो अभी ऑनलाइन ही चलना है, फर्स्ट से होना है तो 31st को आएगा टाइम टेबल। हाँ, टेस्ट है ना भाई। अगले संडे टेस्ट का अपना टॉपिक वही डिसाइड हुआ था ना, ग्रेविटेशन, सर्कल और जीओसी। अच्छा हाँ जी, केवीपीओ है, ओके ओके। अच्छा, इस संडे है ये वाला टॉपिक, हाँ ठीक है ठीक है।
अगले संडे KVPY हो, हाँ ठीक है। हाँ ये वाला तो इस बार का है। जब बोर्ड का शुरू हो जाएगा तो डेली 3 क्लास रहेगी, डेली मतलब 4 दिन, और 2 दिन छुट्टी रहेगी। मतलब वो बोर्ड का है अभी, एक जब तक 1-2 वीक बोर्ड नहीं लगता है तब तक छुट्टी रहेगी। पर डे क्लास का टाइम बढ़ जाएगा फिर। चलो अब बातें नहीं करता हूँ यार, कल बहुत टाइम गया है मेरा, अभी मुझे पढ़ाने दो। अबे भावेश क्या पहले बताना है? बता बता तो दिया गया है सब। टाइम टेबल? टाइम टेबल में यार सुबह 9 बजे से क्लास रहेगी, उसमें बताने जैसा क्या है? 31st को? अच्छा बताता हूँ टाइम टेबल कैसा टेंटेटिव होगा, एक आइडिया दे दूंगा। आज देखता हूँ, बनाता हूँ। चलो अब और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। अगर हमने एक रिंग ले लिया है, एक अगर हमने रिंग ले लिया जिसका मास m है, रेडियस r है, रिंग है ये, तो इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आ जाएगी। जीरो क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एक डीएम मास लेते हैं तो उस डीएम मास की वजह से क्या होगा, ई की वैल्यू डी ऐसे कुछ होगा, और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक और डीएम मास होगा, उस डीएम मास की वजह से इधर को होगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे हर एक डीएम मास के अपोजिट जो डायमेट्रिकली अपोजिट डीएम मास होगा, दोनों के ई आपस में कैंसिल कर रहे होंगे ना, तो सेंटर पे नेट ई कितना आ जाएगा, जीरो। अगर आपके पास एक ऐसे आर्क दे दिया जाए ना, एक रिंग का कुछ पार्ट दे दिया गया, अरे ये रिंग है भाई, सेल थ्योरम जो था सरयू, वो तो सॉलिड, वो सॉरी 3D का था है ना, सेल थ्योरम तो 3D में है, ये 2D की बात चल रही है। तो देखो ये हमने एक आर्क ले लिया, और ये मान लो सेंटर पे कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस आर्क के वजह से रिंग, आर्क का मास एम है, मास नहीं लैम्डा दे दिया है, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ना, इस आर्क का मास पर यूनिट लेंथ कुछ आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया है, थीटा दिया है, तो हमें इसके सेंटर पे ई की वैल्यू बतानी है। ऑफलाइन पढ़ाई के चक्कर में लोग लग रहा है पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, अभी 80 लोग आज आ गए हैं। 80 तो नहीं आते थे कभी भी ना अभी तक। क्या बात है, भावेश ने तो सुबह सुबह खुश कर दिया। आने पे भावेश को 50 रुपए मिलेंगे इनाम में।
यार अभी तो कुछ 107-8 हैं कुछ बच्चे। बाकी पता नहीं, सब ऑफलाइन में ही आएंगे। बाकी लोगों का कनेक्टिविटी इशू कुछ कुछ डेली रहता ही है, कुछ बच्चे इस चक्कर में नहीं आते हैं। नीट वाले ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, नीट वाले 2-3 ही बच्चे हैं अपने यहाँ। एलन नहीं आएगा, एलन नहीं आएगा सर यू। सॉल्व किया जाए। हाँ सही है प्रथमेश। देखो ये जो आर्क है इसके मिड पॉइंट से हमने यहाँ पर फाई एंगल पर ऐसे एक डी फाई एंगल सबटेंड करने वाला एक डीएम मास ले लिया ना। एक डीएम मास ले लिया है ना, समझो ये ऐसे फाई एंगल पर, यहाँ से फाई एंगल पे एक छोटा सा मास लिया है, तो ये कुछ एंगल डी फाई सबटेंड कर रहा है। इस डीएम मास की वजह से ई किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा ई, कुछ डी। नहीं ये एंगल बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट करो ना, इस लाइन के लॉन्ग दिखाएं या इस लाइन के लॉन्ग, एक ही चीज है। और डी की वैल्यू कितनी बोलोगे सेंटर पे, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या इसको इंटीग्रेट कर दूं सीधे, अगर सबके वजह से निकालना है तो टोटल इंटीग्रेट कर दूं नेट ई निकालने के लिए। अब देख रहे हो यहाँ पे कि हाँ वेक्टर है ना, आप देखोगे हर एक डीएम का जो डी होगा वो ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में होगा ना, इधर वाले डीएम का इधर आ रहा होगा, इधर वाले डीएम का इधर जा रहा होगा, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में है। जब अलग अलग डायरेक्शन में है तो उनको हमें ऐड करने के लिए रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। हम अगर इसको ऐसे रिजॉल्व कर दें एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वो कितना आ जाएगा, डी कॉस फाइव, और इधर को रिजॉल्व कर दें डी साइन फाइव। हाँ तो अब देख लो हर एक डीएम की वजह से जो इधर को ई आएगा वो तो सबका एक ही डायरेक्शन में आएगा, वो आप ऐड कर सकते हो। मतलब ये वाला कंपोनेंट आप इंटीग्रेट कर सकते हो तो इससे एक्स वाला कंपोनेंट मिलेगा, ये वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट करोगे तो वाई वाला मिलेगा। वाई वाला यहाँ पे होना कितना चाहिए, अगर ऊपर एक फाई एंगल आपने लिया है तो वैसे एक नीचे फाई एंगल पे डीएम लोगे तो उसका जो डी होगा उसका कंपोनेंट एक इधर आएगा एक नीचे को आएगा। ये समझो ऐसे मैं नीचे को अगर एक फाई एंगल पे लू डीएम मास, यहाँ पे डीएम मास, तो उसका डी ऐसे आएगा तो उसका कंपोनेंट इधर आएगा और नीचे आएगा, तो ये वाला कट जाएगा ना। हर एक डीएम मास के अपोजिट में एक डीएम मास होगा ऐसे ऊपर एक नीचे, तो सबका ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो दिख रहा है कट जाएगा इसलिए मैं इंटीग्रेट कर नहीं रहा हूं ना। आप करके भी देखोगे तो वही आएगा। बस हमें कौन सा वाला यहाँ पे मिलेगा, ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला है ना। तो अगर हमें नेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डी ई कॉस फाइव को इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमें नेट ई की वैल्यू मिलेगी। डी की वैल्यू डाल दो, डी की वैल्यू क्या डालोगे, जी डी एम बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। डीएम की वैल्यू डाल दो, लैम्डा यहाँ पे दिया है ना, लैम्डा मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ।
तो जितनी भी लेंथ का मास चाहिए वो लिख दो। ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये फाई एंगल सबटेंड कर रहा है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, आर इंटू डी फाई। आर्क लेंथ निकालनी है ना, आर्क लेंथ क्या होगी, रेडियस इंटू एंगल। तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो, जी इंटू लैम्डा इंटू आर डी फाई ना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। जी बाहर आ जाएगा, ये एक आर कट जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस फाई डी फाई। लिमिट बताओ आप कैसे रखेंगे। यहां देखो ये हमने रेफरेंस लाइन बनाई है ना, इससे ऊपर को फाई एंगल पे हमने डीएम लिया है, तो इससे नीचे को जो हम डीएम लेंगे वो उसका एंगल क्या बोलेंगे। हाँ, इससे नीचे को जो एंगल लेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे पहला डीएम होगा, यहाँ पे लेना शुरू करेंगे डीएम, डीएम लेते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे, तो इससे नीचे को जो एंगल होगा माइनस थीटा बाई टू, यहाँ पे जो होगा वो माइनस थीटा बाई टू से ऊपर वाला जाएंगे तो प्लस थीटा बाई टू, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है ना, तो इधर वाले का एंगल कितना होगा, माइनस थीटा बाई टू, और इधर वाले का प्लस थीटा बाई टू। तो लिमिट हो जाएगी माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कल्पेश कहाँ है, कल्पेश बताओ भाई कॉस फाई का इंटीग्रेशन। अबे अमन देख मैं क्या बोल रहा हूँ, देख ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना है, थीटा बाई टू, ऊपर वाला एंगल भी कितना है, थीटा बाई टू ना। अब अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर वाले को आपने यहाँ पे कुछ प्लस में एंगल लिया, ऊपर वाले को अगर प्लस बोलोगे तो नीचे वाले को फिर माइनस में बोलोगे, तो माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू तक। कॉस फाई का इंटीग्रेशन कल्पेश बताने वाला था, कल्पेश कहाँ हो बताओ जल्दी। कल्पेश हो या नहीं, है तो कल्पेश बोल नहीं रहा है, कल्पेश लग रहा है ऐसे ही लगा के गायब हो गया है आज। इतनी देर में तो कल्पेश 4 बार रोक भी देता था लिखने में, आज रोका भी नहीं है, मतलब ये गायब ही है आज। तो देखो भाई कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा ना, साइन फाई नहीं प्लस में आएगा भाई, साइन फाई का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस फाई होता है, तो उल्टा कॉस फाई का इंटीग्रेशन प्लस में साइन फाई। फॉर्मूला एक बार देख लेना अगर कोई कोई भूल रहा है तो, ना ये आ जाएगा, फिर लिमिट डाल देंगे। अच्छा तो कल्पेश गया है लग रहा है एग्जाम देने। ये तो है, कल्पेश में टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, तो महाराष्ट्र टैलेंट सर्च में तो कल्पेश को जाना ही चाहिए। यहाँ पे अब लिमिट डालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई टू माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा बाई टू। अब ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये पूरा आ जाएगा 2g लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, एक आर के वजह से सेंटर पे ई का फॉर्मूला नोट कर लो इसको।
एमटीएससी का एग्जाम 11th वाले भी दे सकते हैं, 10th तक ही होता था ना वो तो। अच्छा 12th वाले भी देते हैं। अच्छा 10th का है और अभी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके। 11 12th के लिए तो नहीं होता ना एमटीएससी, होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं होता, सुना तो नहीं मैंने कभी भी 11 12th के लिए। हम्म। भावेश तू भी सुन ले, भावेश ने ही बोला था सबसे पहले 11 12th। कुछ भी भावेश, तूने यही बोला था कि हाँ 11 12th के बच्चे दे सकते हैं। चैट देख लिया मैंने, उसमें मैंने जब पूछा था 11 12th किसके दे सकते हैं तो इसने 11 12th भी लिखा था। अरे यार यहाँ टैलेंट खोजने की बात चल रही है, चवन डीएम में ही परेशान है। ये देखो डीएम मास निकालना है, लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा होता है मतलब M/L ना, मास पर यूनिट लेंथ। और अगर आपने यहाँ पे एक छोटा सा आर्क लिया है, आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं? आर्क की लेंथ का फॉर्मूला बता। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला बता चमन जल्दी। R × थीटा। तो देख ये हमने ये लेंथ निकालनी है, ये एंगल है D5 और ये रेडियस है R। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? R × D5 आ जाएगी। और लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ करूंगा तो क्या मिल जाएगा? डीएम हो जाएगा। चमन तू नहीं गया एमटीएससी देने? टैलेंटेड लोगों का तो खोजा जा रहा है। हाँ ये महाराष्ट्र वाले को अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि नेशनल वाला दूंगा, एनटीएससी दूंगा। महाराष्ट्र के टैलेंट से ऊपर उठ गया ये। वेरी गुड चमन, चमन दिल खुश कर देता है, आंसर तो एकदम ऐसे आजकल देने लगा है। चमन स्मार्ट होता जा रहा है अब। ये नोट हो गया यार, अब बातें नहीं करते हैं फालतू की। कल पूरा टाइम मेरा चला गया था इस चक्करों में। कोई इधर उधर की फालतू की बातें नहीं होंगी अब। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे। ये नोट हो गया। तो देखो हम लोगों ने ये समझ लिया कि अगर हम कोई भी ऐसे आर्क लेते हैं तो उसके वजह से सेंटर पे ई जो होगा, भावेश पढ़ाई पे फोकस करो, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना आर्क का, उसकी तरफ होगा। और ई की वैल्यू कितनी होगी? 2g λ/r इंटू साइन θ/2 ना। ये हम ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इस आर्क का यूज करके कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें बोला गया कि भाई एक सेमी सर्कुलर रिंग है,
सेमी सर्कुलर, उसके सेंटर पे ई की वैल्यू बताओ। लैम्डा दिया है, आर दिया है, तो हम आर का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे। कितना आ जाएगा सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से ना, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दोनों एंड को मिलाओगे सेंटर से, तो थीटा कितना है इसका आर्क के लिए 180 ना। तो जब हम ये लगाएंगे यहाँ पर थीटा 180 रखेंगे तो 180/2 साइन 90 आ जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 2g λ/r। और डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स जो ये मिड पॉइंट है आर्क का ना, उसकी तरफ ऊपर को ऐसे ना। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई भी आर्क आएगा तो आप तुरंत निकाल पाओगे। हाँ भावेश, हमें ये पता है कि दोनों साइड का रखते तो जीरो हो जाता, तो एक साइड का हटाएंगे तो कितना होगा, वो उसके लिए कोई एक्सप्रेशन तो होना चाहिए ना। ये तो पता है कि एक साइड का हटाएंगे तो ई होगा, लेकिन कितना हो, ई की वैल्यू क्या होगी। फिर देखो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास एक क्वार्टर ऑफ सर्कल आ जाए, क्वार्टर ऑफ सर्कल आ जाए, तो इस क्वार्टर के वजह से सेंटर पे कितना ई की वैल्यू होगी। क्वार्टर का नाम सुन के भावेश खुश तो बहुत हो गया होगा। √2g λ/r ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आप कितनी डालेंगे यहाँ पर, 90 डालेंगे ना। तो 2g λ/r इंटू साइन 45, तो ये कितना आ जाएगा 2g λ/r 1/√2, तो ये हो जाएगा √2g λ/r। ठीक है ना। ई ऐसे इसके बीच से ऐसे जा रहा होगा ई ना। अगर ई का मैं कंपोनेंट बनाऊं दोनों साइड में कितना कितना आ रहा है, तो कितना आएगा, √2g λ/r का अगर मैं इधर कंपोनेंट लूं तो क्या करूंगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एंगल 45 आएगा ना, इंटू कॉस 45 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई कॉस 45 आएगा ना इधर का कंपोनेंट, ई कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 45 मतलब 1/√2 ना। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा g λ/r। ऐसे इधर का भी निकालूंगा तो वो भी आएगा g λ/r। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वार्टर के लिए दोनों एंड को मिला दो और दोनों साइड में g λ/r दिखा दो, और अगर नेट चाहिए तो इन दोनों का नेट लेकर के √2g λ/r। चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कहाँ पे बोल रहा है, ये देखना यहाँ पे ये फॉर्मूला था ना विश्वराज, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें थीटा क्या है, जो भी आर्क है उसकी जो सेंटर पे एंगल है। तो यहाँ पे देख जब क्वार्टर लेगा, क्वार्टर समझता है कि नहीं भावेश, बता क्वार्टर क्या होता है। तो उसको ऐसे मिला दिया गया है, तो ये पूरा एंगल 90 बन रहा है ना, तो वही 90 यहाँ रख दिया गया है। तो 90/2 लिखा दिया गया तो 45 हो गया है।
ये विश्वराज अभी एक्चुअली में एकदम सीधा बच्चा है ना, इसको अभी क्वार्टर और ये सब पता नहीं होगा। विश्वराज कहाँ समझा अभी क्वार्टर क्या होता है। विश्वराज सच से बता, तूने सुना था पहले क्वार्टर। क्या बात है, सुन रखा है इसने भी। वेरी गुड विश्वराज, वेरी गुड। तुम लोग देखो गलत समझ लिए थे, ये विश्वराज ने एकदम सही सुना था। तो बच्चों देखो इधर, जब भी हमें क्वार्टर के वजह से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि दोनों एंड को मिला लेंगे और दोनों एंड की तरफ 1 मिनट बस जी लैम्डा बाई आर ऐसे बना देंगे। दो कंपोनेंट आप उसके याद रखोगे ना, और इन दोनों का नेट ले लेंगे तो विश्वराज देखो मैंने सही बोला था, एकदम सीधा बच्चा है ये, इन सब चीजों से ऊपर है एकदम, इसको कुछ पता नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, देखो रिंग के वजह से हमने रिंग के सेंटर पे देख लिया, ये तो है अमन, स्ट्रेट लाइन से भी सीधा है। तो अब हम लोग रिंग के सेंटर पे निकालना समझ गए हैं, रिंग के कोई भी पार्ट की वजह से निकालना समझ गए हैं। अब हम लोग रिंग के एक्सिस पे निकालने जा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं ई ड्यू टू रिंग एट एक्सिस, रिंग। ये फॉर्मूला याद रखना, इसका इंपॉर्टेंस मैं आगे समझाऊंगा ना, अपन को सॉल्विंग में थोड़ा इजी पड़ता है, आगे देखेंगे ना अभी। तो सपोज हमारे पास कोई ऐसे रिंग है और हमने यहाँ पे इसका कोई एक्सिस ले लिया है। इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे हमें ई की वैल्यू बतानी है ना। रिंग का मास एम है, रेडियस आर है। ये रिंग समझ रहे हो ना, रिंग ऐसे रखी गई है कि ये इस जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर रखी गई है ना। हाँ, ये अपना जो बोर्ड है एक्सिस, जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर ना ऐसे रखी हुई है, तो उसको साइड व्यू से बनाया गया तो ऐसा दिख रहा है। रेडियस के में है ना, मतलब
ये वाला पार्ट जो है उसका स्क्रीन के अंदर है रिंग का, और ये वाला पार्ट बाहर है ना, यहां से वो स्क्रीन के अंदर जा रही है ना, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन रखी गई है। समझो ना, ऐसे कोई रिंग रखी हुई है और इसके एक्सिस पे निकालना है हमें ना, कोई रिंग ऐसे है और उसके एक्सिस पे निकालना है। सॉल्व किया जाए। सही है आर्यन, कैसे किया बता। आर्यन कैसे किया बता, ऐसा तो नहीं है आंसर बस देख करके लिख दिया कहीं से। नहीं नहीं, नहीं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले, बस बता देना क्या किया तुमने। माइक ही नहीं है तो फिर जाने दे भाई। देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें कई सारे डीएम मास का इसको कलेक्शन लेके सोच सकते हैं ना। अगर हम मान लो यहाँ पे एक डीएम मास लेते हैं, हाँ डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। हम देखो यहाँ पे अगर एक डीएम मास ले, तो इस डीएम मास के वजह से जो डीई आएगा वो किधर को होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना। इस डीएम मास की वजह से टूवर्ड्स मास इधर को डीई होगा, और ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। तो इस डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक नीचे को डीई कॉस थीटा, और एक इधर को आ जाएगा डीई साइन थीटा। अब देखो जैसे इधर डीएम लिया वैसे ही इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे डीएम ले, तो उसके वजह से भी यही सेम होगा। ऐसे बनाओगे डी
अब इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर को डी साइन थीटा, एक इधर को डी कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो सबका कट जाएगा ना, डी साइन थीटा वाला, सबके कौन से ऐड होंगे, डी कॉस थीटा। मतलब हमें डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है ना, नेट ई निकालना है, तो वो किधर हो जाएगा, नेट ई हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एक डीएम मास के वजह से कोई भी पॉइंट पे हम ई कैसे निकालते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर लगाएंगे ना, एम मतलब ये डीएम मास, और आर मतलब ये वाली डिस्टेंस ना, पॉइंट मास से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ये अगर एक्स है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, जी डी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो अब ये कितना हो जा रहा है, जी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 इंटू डी एम ना, ऐसे आ गया। अब इसमें बताओ इंटीग्रेट करने में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है, तो क्या किया जाए, पालिम्बे थोड़ा शांत रहे यार। हाँ, डीएम को इंटीग्रेट कर लेंगे, वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये जो एक्स है, क्या वो चेंज हो रहा है, पॉइंट तो आपने फिक्स कर दिया ना कि इस पॉइंट पे ई निकाल लो, जब इस पॉइंट पे निकाल लो तो एक्स थोड़ी चेंज होगा। रेडियस रिंग ले लिया, वो भी फिक्स है, एक्स भी फिक्स है, तो इसमें ये सब टर्म तो कांस्टेंट हो गए ना, एक्स और आर, ये सब तो ये सब बाहर चले जाएंगे। जी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2, अंदर केवल क्या रह जाएगा, डीएम ना। ये नहीं कि हर जगह अब तक एक्स को इंटीग्रेट किया है तो एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, देखना पड़ेगा कि एक्स चेंज हो रहा है या नहीं। अगर एक्स चेंज नहीं हो रहा है तो वो कांस्टेंट है। अब डीएम का इंटीग्रेशन मतलब डीएम डीएम आपको सब पूरे रिंग पे हर एक डीएम के मास को ऐड कर लेना है, तो उसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, पूरे रिंग का मास, जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 ना। ये ई की वैल्यू हो गई रिंग के एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पे ई की वैल्यू हो गई, और डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड सेंटर ना, सेंटर की तरफ जो आ रहा है उस डायरेक्शन में ई है यहाँ पर। अगर हमने रिंग को ऐसे दिखाया है तो इसके सेंटर पे यहाँ पर ई की वैल्यू कैसे दिखाएंगे, टूवर्ड सेंटर ऐसे। अब नेक्स्ट काम आपको करना है, ई और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है।
ये फॉर्मूला याद रखना है ना, हर बार हमें ये डिराइव नहीं करना है। ये फॉर्मूला है ना, मैंने ऐसे स्क्वायर बना दिया वहां पर, तो मतलब याद रखना है। अभी जितने फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूँ सब लास्ट में मैं एक जगह लिखूंगा ना, सारे फॉर्मूले लास्ट में एक जगह लिख दूंगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या क्या याद रखना है। सब ई वाले एक जगह लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ई का एक्स के साथ ग्राफ बनाना है। तो आप देखो ये ग्राफ आप कैसे बना सकते हो। आपको ई का फॉर्मूला आ गया जी एम एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। अब देखो अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 डालते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिंग के सेंटर पे ई निकाल रहे हैं ना। x 0 हो गया मतलब रिंग के सेंटर पे x 0 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सेंटर पे 0 आया था, हमने देखा था ना। और अगर मान लो x की वैल्यू r से बहुत बड़ी हो जाए, रिंग से आप बहुत दूर चले जाओ, अगर आप रिंग से बहुत दूर चले जाओगे तो x क्या होगा, रेडियस से बहुत बड़ा हो जाएगा। जब रेडियस से बहुत बड़ा हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे ना। तो उस टाइम पे ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू जी एम एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर में 3/2, एक्स स्क्वायर पावर में 3/2, तो स्क्वायर ये कट जाएगा, नीचे एक्स क्यूब आ गया, तो ये आ जाएगा जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये आना भी चाहिए कि जब भी हम कोई मास से बहुत दूर चले जाते हैं तो वो कोई भी शेप हो उसको हम पॉइंट मास ले सकते हैं ना। तो उस पॉइंट मास की वजह से ई वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए जी एम बाई आर स्क्वायर का। तो वही चीज आ गई ना, जब आप बहुत दूर चले जाओगे। और अगर ये एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ई टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 ना, जब ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ई का एक्स के साथ में, तो सेंटर पे ई कितना है, एक्स इक्वल टू 0 पे ई कितना है, 0। और जब एक्स इनफाइनाइट को जा रहा होगा तो भी 0 आ जाएगा। मतलब 0 से ग्राफ शुरू होना है, वापस 0 आना है, लेकिन बीच में तो ई मिलेगा ना कुछ। यहाँ पे एक्स की कुछ कुछ वैल्यू डालोगे बीच में तो कुछ भी मिलेगा ई। तो इसका मतलब यहाँ 0 से शुरू होकर ग्राफ पहले ऊपर जाएगा, फिर कम होकर के वापस 0 को आ जाएगा। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा, 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, फिर कम होते होते टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ना, बाद में एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इन्फिनिटी पे 0 दिखाना होता है तो उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं ना, कि इन्फिनिटी पे जाके अब ये दोनों लाइंस मिलेंगी, है कि नहीं। तो अब इसका मतलब हुआ कि बीच में कोई एक जगह ऐसी आई होगी जहां पे ई की वैल्यू मैक्सिमम रही होगी, क्योंकि 0 से बढ़ना है फिर कम होना है, 0 पे वापस जाना है, तो कहीं ना कहीं तो बढ़ के कम होना है, तो एक जगह मैक्सिमम हुई होगी। तो वो आपको निकालना है कि किस एक्स पे ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना। यहाँ पे आपको ये अब निकालना है कि रिंग से, रिंग में सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर लेंगे, ई यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है ना, ई यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, अबे चवन ध्यान से सुन भाई, देख ई सेंटर पे 0 था, एक्स इक्वल टू 0 मतलब सेंटर, और एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब
इधर इसके एकदम इधर आ जाओ, तो दोनों जगह जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो ग्राफ क्या होगा, जीरो से शुरू होकर पहले बढ़ा होगा फिर वापस जीरो आ गया होगा ना। यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ तो है ना बीच में, तो ये क्या होगा, जीरो से शुरू होकर कुछ मैग्नीट्यूड आया होगा फिर कम होके वापस जीरो हो गया है। तो और कोई एक जगह ये मैक्सिमम हुआ है, तो मैक्सिमम जो हुआ है वो किस एक्स पे हुआ है वो निकालना है। तो अब इसके लिए क्या लगा दोगे, किस एक्स पे ये मैक्सिमा है, तो ये इसके लिए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा लगा देंगे ना। ये मैक्सिमा मिनिमा में मैंने पहले ही आपको ये एक्सप्रेशन वहां पे सॉल्व कराया था, इसीलिए आज के दिन के लिए कि जरूरत पड़े तो सॉल्व हो जाए। उस दिन मैंने ऐसा ही एक टर्म दिया था, ऊपर एक्स था नीचे कुछ समथिंग कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। ये आप कर चुके हो ना, आप डिफ्रेंशिएट करोगे और बराबर जीरो के करोगे, तो इससे x की वैल्यू आपको मिलेगी r/√2। प्लस माइनस दोनों मिलेगी, क्योंकि रिंग के इधर जाओ या इधर जाओ ना, रिंग अगर आपने ऐसे रखा हुआ है तो चाहे इधर चले जाओ r/√2 पे या इधर चले जाओ, दोनों तरफ ऐसे ही होगा ना, इधर भी ऐसे बढ़ रहा होगा इधर भी ऐसे बढ़ के कम हो रहा होगा ना। अभी मैंने केवल इधर का ग्राफ बनाया ना, रिंग के एक साइड का, ऐसे दूसरे साइड का भी बन जाएगा। ये x की वैल्यू यहाँ पे r/√2 है, ये सब याद रखना है ना। अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो कर देता हूँ ये सॉल्व, ये स्टेप सॉल्व कर दूं, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना। किसी को चाहिए तो बोल दो, मैं कर देता हूँ। ये सब मैंने वैसे उस टाइम ही करा दिया था कि आपको एक बार प्रैक्टिस रहे, कर देता हूँ। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब, ई हमारा क्या है, या नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, यहाँ जगह कम है, ये नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। बट रिजल्ट जो आया वो याद रखना ना, r/√2 पे मैक्सिमम होता है। बाकी मैं कैलकुलेशन अभी कर देता हूँ। अब देखो कैलकुलेशन के लिए E = हमें पता है gmx ओवर r² प्लस x² पावर में 3/2 है। तो हम लोग u/v लगाएंगे ना, ये ऊपर वाला u ले लेंगे, नीचे वाला v ले लेंगे। अभी अमन टाइम है, अभी रुक जा। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx करेंगे तो v को बाहर करेंगे, v बाहर आएगा तो r² प्लस x² पावर में 3/2 d/dx ऑफ gmx, माइनस साइन अब उल्टा
नहीं, v को बाहर किया, u को डिफरेंशिएट किया। अब u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2, और इस सबको जीरो से इक्वेट करना है। जीरो से इक्वेट करोगे तो ये वाला जो टर्म होगा, नीचे वी स्क्वायर है ना, इसको इधर कर दोगे तो वो तो जीरो के साथ जाके खत्म हो जाएगा ना। यहाँ पे अब देखो क्या क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर है, जी इंटू एम कॉन्स्टेंट है ना, वो बाहर आ जाएगा। केवल x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1, माइनस साइन, यहाँ पे ये जी एम एक्स बाहर है। अब यहाँ पे देख रहे हो इसके पावर में कुछ समथिंग है ना, तो पहले पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले को चेन रूल लगाएंगे ना। पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 हाफ आ जाएगा। फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, आर तो कांस्टेंट है ना, और एक्स स्क्वायर का 2x, नहीं बराबर जीरो के इक्वेट कर दिया। अब देखो जी इंटू एम दोनों जगह वो कट जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1/2 वाला कॉमन हो जाएगा ना, 1/2 कॉमन होगा तो यहाँ पे केवल 1 रह जाएगा। अब देखो इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ पे क्या रह गया, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। यहाँ पे देखो x है और ये एक x है और ये 3 है, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देख लो -2x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर दूसरे साइड कर दिया, तो x इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो x की वैल्यू यहाँ से हम बोल सकते हैं आ जाएगी ±r/√2। सब कुछ चमका भाई, कैलकुलेशन है ना, u/v लगाओ और जीरो से इक्वेट कर दो, और चेन रूल वगैरह लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में आपको। ये आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना, आर तो रेडियस है ना, रेडियस थोड़ी चेंज हो रहा है रिंग का, आप एक्स को चेंज करा रहे हो ना, पॉइंट चेंज कर रहे हो, अलग अलग जगह निकाल रहे हो ई की वैल्यू, रेडियस तो कांस्टेंट है रिंग का। होमवर्क में आज भी कुछ देते नहीं आएगा, ज्यादा हो ही नहीं पा रहा, रोज रोज पता नहीं क्या हो रहा है। आज तो वैसे अपन ने पढ़ाई की ज्यादा टाइम, देखता हूँ कुछ होमवर्क देते आएगा आज। एक मिनट। है कुछ होमवर्क देने के लिए है अभी इसमें, देखो होमवर्क। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 4,
5 6 9 10 in text exercise 2 in text exercise 2 में फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है। तो शायद अब लैग सही हो गया होगा, तो देख लो, ये नोट कर लो। बाकी टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट। ये क्या क्या करने लग गए यार तुम लोग। होमवर्क मैंने सब सेव कर दिया है, नोट्स भेज दूंगा। किसी को लैग आया होगा तो होमवर्क उसमें देख लेना। वो पंकज सर को बोलो, मिल जाएगा पीडीएफ। सारे टेस्ट का पीडीएफ रहता है, सर को बोल के ले लो। क्लोज कर रहा हूँ, बाय एवरीवन।